हमारे बच्चों के नाम काट दिए गए। सरकार को ठेंगे पे रख रखा है स्कूलों ने। हमें नहीं पता है ना मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। अंदर कॉल आई थी, अब देखिए उसमें कैसे धमकाते हैं बच्चों को। हमारी लड़ाई इन पेरेंट्स से भी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनए न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और इस वक्त हम सालवान स्कूल है मयूर विहार फेज़ 3 दिल्ली में। मामला क्या है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिक्षा का भारत में क्या स्तर है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो भारत में तकरीबन 77.7% लोग शिक्षित हैं। अब आप सोचिए, और वो भी जब गोवा, मिज़ोरम या केरल का आंकड़ा जब हम शामिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, तब ये स्तर इस तरह का पहुँचता है, वरना स्तर बहुत ख़राब है शिक्षा का। 2020 में एक कानून लाया गया था। इसका सीधा मतलब था कि 2025 तक इस स्तर को 100% हम पालेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। मामला क्या है वो बाद में पालेंगे, पर इसके लिए संविधान ने मौलिक अधिकार दिए, साथ साथ रिफॉर्म किए गए। आपको याद होगा 2009 में ऐसा ही एक रिफॉर्म आया RTE, और इसको 2012 में लागू किया गया, जिसका नाम था शिक्षा अधिनियम 2012। ये शिक्षा का अधिकार देता है 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और साथ ही EWS जिसे हम कहते हैं उसमें 25% का कोटा हर प्राइवेट स्कूल और विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित करता है कि अब बाकी स्कूल इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्तर सबको पता है। साथ ही 2025 आया, सरकार चेंज हुई, बीजेपी आई, बीजेपी ने फिर रिफॉर्म किया, एक कानून बनाया, संशोधन किया, और वो कानून है 2025, यानी दिल्ली स्कूल एजुकेशन 2025। अब ये क्या कहता है? इसमें कहना ये है कि इसमें जो प्रावधान है वो सीधे हैं कि स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। एक कमेटी बनाई है हर स्कूल में, उसमें पेरेंट्स, सरकार के लोग और खुद स्कूल के लोग शामिल हैं, और इवन इसमें माता पिता, मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल हैं। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कितनी फ़ीस हमको बढ़ानी है। पर क्या स्कूल ज़मीन पर इसको फॉलो कर रहे हैं? इस स्कूल का क्या मामला है आपको बताएंगे, पेरेंट्स से बात कराएंगे। पर सबसे पहले जान लीजिए कि क्या मामला है। इसमें एक प्रावधान और है, अगर स्कूल अपनी मर्जी से फ़ीस बढ़ाता है और ये पाया जाता है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2025 कानून में कि उसका लाइसेंस कैंसिल और कड़े उस पर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है? स्कूल मामला बहुत संवेदनशील है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। अब हकीकत क्या है, हम स्कूल का भी पक्ष जानेंगे कि कितनी हकीकत है, यानी कि बार बार रिफॉर्म ये होता रहा है। सबसे पहले 2009 में जो हुआ था वो आप याद होगा आपको कि 86 में संशोधन था, और जो 2012 में लागू हुआ। एक टाइम पर सरकार करती रही है इस प्रक्रिया को, पर ज़मीनी स्तर पर क्या वाकई पेरेंट्सों को राहत मिली है? अब हम आपको पेरेंट्स से बात कराते हैं कि सही में मामला क्या है। जैसा मैंने कहा आपको कि क्या ज़मीनी स्तर पर जो शिक्षा के जितने कानून हैं क्या वाकई काम कर रहे हैं? 2025 ये रिसेंट की बात है, ये क्या प्रावधान देता है सब मैंने आपको बताया। पेरेंट्स हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है इस स्कूल का। और आप मेरे साथ देखें, क्या मामला है इस स्कूल का पूरा? सर एकदम 57% फीस बढ़ा दी गई है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। हम DOE से अप्रूव जो फीस है वो पे कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे बच्चों के नाम काट दिए गए, और फ़ोन करके ये बोला गया कि अब आप आगे से बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे 25 तारीख से। तो आज ये स्थिति इसलिए आई है कि जब फ़ोन करके बोल रहे हैं, बच्चों को टीचर भी बोल रही हैं कि आप बच्चों को भेजोगे नहीं। कितने बच्चे हैं ऐसा कुल मिला के? ऐसे 60 से 70 बच्चे हैं जिनको मेंटली हरास करा जा रहा है। इसका आपने जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया, उनसे कंप्लेन की? हमने उनसे संपर्क करा, उनसे कंप्लेन करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बच्चे का नाम नहीं काट सकते और ना ही उसको अंदर जाने से रोक सकते। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आश्वासन का स्कूल पे कुछ असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। ये तो किसी की नहीं मान रहे, ना तो सरकार की मान रहे, ना ही DOE की मान रहे। ये अपनी चला रहे हैं, और आज बच्चों की स्थिति ये आ गई कि नाम काट दिए गए। हाँ, बिल्कुल काट। इनको याद नहीं है? याद दिलाया आपने कि अभी रिसेंट 2025 कानून आया जो ये प्रावधान देता है कि फीस अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। इवन मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें एक कमेटी बनी है जिसमें माता पिता, स्कूल के कुछ टीचर्स, ये लोग शामिल हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल हैं। वो डिसाइड करेंगे कितनी फीस जमा करानी है। स्कूल पे कोई असर नहीं है इसका? कोई असर नहीं है, बल्कि धमकियाँ दी जा रही है, बल्कि नाम काट दिए गए। पेरेंट्स मीटिंग में भी ये बोला जा रहा है कि कल से अपने बच्चों को नहीं भेजना। तो बताइए हम कहाँ तक सफ़र करें? जी सर, ये क्या है नया जो लॉ आया है इसके हिसाब से सेक्शन 13 इसका कहता है
किसी भी तरीके से फ़ीस के लिए ना तो आप नाम काट सकते हो बच्चे का, ना पब्लिकली ह्यूमिलेट कर सकते हो। हमारे स्कूल ने 19 तारीख को लॉ पास होता है, कंसेंट मिलती है एलजी साहब की, 14 तारीख को पार्लियामेंट में पास हुआ, 19 तारीख को एलजी साहब के कमेंट, हाँ 21 तारीख को हमारे पास नोटिस आ जाता है कि हमने नाम काट दिया है। आज हमारे पास पूरी खबर थी कि आपके बच्चों को नहीं आने देंगे, क्योंकि लास्ट सैटरडे को हमारी सीट वो बनने के बाद की बात है ये लॉ को पढ़ने मतलब सरकार को ठेंगे पे रख रखा है स्कूलों ने। अब ये सरकार के साथ है या सरकार के अगेंस्ट है, ये हमें नहीं पता कि स्कूल जो कर रहे हैं। ये आखिर एक क्वेश्चन आता है, जब सरकार और कानून को ठेंगे पे रखने की जो बात आ रही है, स्कूल किसका है, कुछ पता है आपको? क्या वाकई बहुत बड़ा आदमी है इतना? ये सरकारी लैंड पर है, डीडीए लैंड पर। इसे परमिशन नहीं है बिना डीओई के अप्रूवल की फ़ीस बढ़ाने की। इसकी जो लीज डीड है स्कूल की, वो आज हमारे हाथ में है। क्लॉज नंबर 17 स्कूल की लीज़ का कहता है कि डीडीए को बिना डीओई की परमिशन के जो है स्कूल 1 रुपये की फ़ीस नहीं बढ़ा सकता। ठीक है जी, इसको कोर्ट में चैलेंज करके पिछली सरकार के में ये एक स्टे ऑर्डर ले आए, और इस सरकार में ये बिल ले आए जिसको ये ठेंगे पे रख के बैठे हैं। मतलब कम्प्लीटली माफियागिरी चल रही है। यानी आप देखिए, दिल्ली राजधानी की बात है, अगर दूर दराज हो तो सोचिए क्या हालत होगी। यानी कानून बनने के तुरंत बाद पिछली सरकारों पे आरोप जरूर लगे कि कुछ नहीं किया, इस सरकार के होते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या बाकी शिक्षा में माफिया राज चल रहा है इस स्कूल की हालत देख के। और पेरेंट्स हमारे साथ, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या बच्चों के, आपके बच्चे का भी नाम? जी ने अभी नाम नहीं काटा है, लेकिन मेल आ चुका है। अंदर जाने दे रहे हैं? अंदर आज इन्होंने जाने दिया है, प्रेशर में, चूँकि इतने पेरेंट्स आए, मीडिया आया, तो उस प्रेशर में इन्होंने जाने दिया है। हमारे पास रिटर्न में मेल आ चुका है, हमारे पास फ़ोन करके संडे को, कल शाम को बोला गया है। संडे को फिर एक मेल आ रहा है, संडे को भी वर्किंग है, प्रेशर है इनके ऊपर भी सारे पेरेंट्स। चूँकि जितने भी हम सारे पेरेंट्स हैं, हमने डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, सीबीएसई, डीडीए, हम हर द्वार पे जा चुके हैं। डायरेक्टर एजुकेशन से सुना है, क्या नोटिस इशू किया है इनके लिए? रिटर्न में नोटिस है इनके पास, हमारे पास कॉपी है, इनके पास मेल जा चुका है, 2 बार जा चुका है, अभी लेटेस्ट भी जा चुका है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है स्कूल के ऊपर। उन्होंने साफ बोल दिया है कि बच्चे को नहीं भेजना। पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई सैटरडे को, साफ बोल दिया गया है बच्चे को नहीं अलाउ करेंगे, आप अपने बच्चे को मत भेजिए। बस स्कूल की बस उनको पिक करने नहीं आएगी। 25 तारीख से आपको अपना बच्चा अपने घर बिठाइए। अगर फिगर ही हम सोचे जो पेरेंट्स जिनके बोर्ड हैं, 10वीं है, 12वीं है, वो किस सिचुएशन में होंगे कि हमारे बच्चे का अब क्या करें? इनके लूट के सामने बिक जाएं, दे दें। अमाउंट की बात करें तो एक बच्चे की फीस तकरीबन कितनी है? चलिए ऑलमोस्ट 57% है। अगर किसी बच्चे की फीस 5,000 थी तो आज वो 8,752 रुपये पे पहुंच चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई होगी? मेरे बेटी की फीस जो है 11,600 कर दी गई है। कौन सी क्लास की है? 11वीं क्लास की। हाँ, और दूसरे चार्जेस तो पता नहीं क्या क्या हिडन लिए आए दिन मांगते रहते हैं। ठीक है, उसको तो हम अभी बात करेंगे नहीं, पर बहुत ज़्यादा फीस है और इतना एक पेरेंट जो आम आदमी है वो बियर नहीं कर सकता। अप्रूवल फीस देने के बावजूद भी ये बोला जा रहा है, बल्कि बोला नहीं जा रहा है, नाम काट दिए गए हैं अप्रूवल फीस देने के बावजूद भी। तो बताइए, आपने जो बढ़ी हुई फीस है वो जमा कराई है या फिर उतनी फीस जो पहले से चली आ रही है? नहीं कर रहे हैं जो पहले से है, हमने बढ़ी हुई नहीं जमा करी। जो डीओई ने यानी कुछ अमाउंट ही तो बचा होगा। पहले जो फीस है वो तो आप जमा करा रहे हैं, उसके बिहाफ पर ही स्कूल आने से बंद कर दिया गया बच्चों को, जबकि कानून ये कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, बीच में एक मामला था, उसने कहा है कि बच्चों को रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। आप ये देखो, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 14 साल के बच्चे जो हैं, 14 से नीचे के, उनको तो आप कुछ नाम काट ही नहीं सकते, उसके बावजूद इन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया 2009 में ये कानून बना था, 2012 में पारित किया गया था, और इसका मेन मोटिव था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त यानी मुफ्त, समझ रहे हैं आप। और एक और प्रावधान था इसमें कि 25% हर प्राइवेट स्कूल को आरक्षित देना होगा, जिसमें विकलांग और गरीबी रेखा, जिससे EWS के नाम से जाना जाता है। क्या वाकई क्या हालत है स्कूलों की? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि EWS की सीटों को किस तरह बेचा जाता है। ये सब जन जाहिर है, कुछ नहीं कर सकते लोग, क्योंकि ये बिकती हैं सीटें। ये सब भ्रष्टाचार है जी। एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो कल हमारे पास कॉल आई थी। अब देखिए उसमें कैसे धमकाते हैं बच्चों को। नमस्कार। एक मिनट, अगर अब चला दें तो बहुत अच्छा होगा। संदीप कपूर चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, मैंने आपको कॉल किया था। हाँ जी, ब्रदर को भी किया था मैंने, अभी मेरे पास उनका भी, भाभी का भी।
मुझे ये भेज दीजिएगा आप, मैं बाद में सुन लेता हूँ। पर अभी अब क्या आपको कुछ आश्वासन मिला है स्कूल से, क्या है अभी तक की? इसमें ये जो आप लोग आए हैं ना और इनको खबर लगी है तो इन्होंने जाने दिया है, प्रेशर है उसका। अब हम कल को फिर बंद कर दें? कल को फिर बंद कर दें, क्योंकि नोटिस आज भी हमारे पास है और आज से बिल्कुल मना है आना। ठीक है, फ़ोन करके क्या आप लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का वो देखा है रास्ता, कोर्ट या कुछ ऐसा अभी तक, या अभी तक यहीं की लड़ाई? जब तक डीओई कुछ नहीं कहता या डीओई कुछ हम चाहते हैं जो करना है डीओई करे। हम से समाधान निकला ज़्यादा से समाधान निकला। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम हाई कोर्ट जाएं, 2-2 लाख रुपए फीस भरें, वो हमारे बस की नहीं है। इस देश की प्रक्रिया आप देखिए, सरकारें हैं, हर चीज़ है, पर हर आदमी को अगर कोर्ट जाना पड़े तो सरकारों का रहना ज़रूरी नहीं है, हट जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। तो क्या ज़रूरत है इतनी सारी कांड प्रणाली की? ज़रूरत नहीं है शायद। लोगों की आप देख रहे हैं हताशा, बच्चों से जुड़े हुए मामले हैं। शिक्षा का स्तर मैं पहले बता चुका हूँ, 77% भारत में लक्ष्य था। 2020 में जो शुरू हुआ था, 2025 में 100% पालेंगे। इस तरह कैसे पालेंगे आप? और वो भी 77.7% जब हम इसमें गोवा, मिज़ोरम या केरल, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, उनको प्लस करते हैं। बाकी बिहार और छत्तीसगढ़ जाते हैं तो बहुत नीचे जाता है। आप सोचिए क्या हालत है शिक्षा के स्तर की। जी अब सर इसमें कल को अगर ऐसा होता है, जी एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, हमें हर दिन का ना डर रहता है कि स्कूल हमारे बच्चे के साथ क्या करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये मेल दे रहे हैं, जिस हिसाब से हमें डरा रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, हमें नहीं पता है ना मेरे बच्चे के साथ क्या होगा अंदर। डीपीएस का केस आपको जग जाहिर है, न्यूज़ में आ चुका है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं इनको डीओई अप्रूव्ड फीस दे रहा हूँ, राइट? तब भी ये मेरे को मेल हर बार कर रहे हैं कि आपका पेंडिंग चल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन से डीओई आपको अप्रूव कर देगा, हम देने के लिए तैयार है। परंतु एक पेरेंट्स के जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, यहाँ तो ऐसा नहीं कोई रईस का, अंबानी का बच्चा पढ़ रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का जब बच्चा पढ़ता है, उसके पेरेंट्स कैसे पैसा कमाते हैं? आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, 5 से 10% ही ज़्यादा पड़ता है एज पर करंट सिनेरियो। अब ये एकदम से 57% अगर बढ़ा देंगे बच्चे में, मेरे ऊपर कितना, मेरी फैमिली के ऊपर, अगर आपके जॉइंट फैमिली है, पेरेंट्स डिपेंडेंट है, हाउ यू कैन मैनेज इट? तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अगर स्कूल एकदम से ऐसा कर देगा तो हम पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो ये मैं आपसे, आपके माध्यम से हम ये करना चाहते हैं, कृपया करके स्कूल ऐसा ना करे जो डीओई अप्रूव्ड। रिसेंट लॉ के हिसाब से कमेटी बनी है, बात करेगी। क्या आप लोग शामिल हैं उस कमेटी में? क्योंकि ये पेरेंट्स शामिल हैं। क्योंकि उसमें भी मेरे को लगता है कि कुछ धांधलेबाजी है जो हमें समझ में नहीं आता। शामिल नहीं किया गया। मैं बताता हूँ कमेटी, मैं कमेटी बताता हूँ कैसे बनी है हमारे यहाँ पर एक इलेक्शन जो हुआ, 7 दिन पहले सारे पेरेंट्स के पास मेल आती है कि ऐसे फला 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है, जिस पेरेंट्स को नॉमिनेट करना है वो अपना नॉमिनेशन भरें। टोटल करीबन 20-25 लोगों ने नॉमिनेशन भरा। ठीक है, अब हमारे यहाँ प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का? हमारे इलेक्शन का प्रोसीजर है गूगल फॉर्म से। अब गूगल फॉर्म का जो एक्सेस है वो स्कूल के पास है। समझ गए आप? अब गूगल फॉर्म पे लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड चाहिए, वो स्कूल देगा। अब एक बात बताइए, यहाँ हम कैसे मान लें कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये फेयर है? यहाँ पर कुछ इसमें पूरी चांसेस हैं धांधली की। बोलता हूँ जी, कुछ हैंड पिक पेरेंट को रखा गया है आज की डेट में। अपने हैं शायद, ये कह सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं की बातें करते हैं, बस इन्हीं की बातें करते हैं। जो स्कूल बोलता है वही मुद्दे उठाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो हमारी तरफ से बोल रहे हैं, पर वो एट द एंड बैक एंड में वो स्कूल को ही आगे। अब ये जो लॉ है ना, इसमें लिखा हुआ है कि पीटीए शैल बी डिफाइन एज पर द DSER एक्ट। मैं आपको लिखित में देता हूँ, मैं आपको ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। DSER एक्ट के हिसाब से आज भी पीटीए इलेक्शन कैसे होगा ये डिफाइन कहीं नहीं है। मतलब 1973 से लेकर आज 2025 है, इस 50 सालों में लगभग आज तक डिफाइन नहीं है DSER एक्ट में पीटीए इलेक्शन कैसे होगा। और पीटीए इलेक्शन में जब हमने ऑब्जेक्शन रेज करा तो DOE भी उसमें हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था कि सर इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, बताइए, इलेक्शन डिफाइन नहीं है। सर कोविड के टाइम पे भी कभी भी आपको लगा कि ऑनलाइन इलेक्शन हो सकते थे? आधार OTP से इलेक्शन हो सकते थे? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, जब ऑनलाइन इलेक्शन हो ही नहीं सकता तो पीटी कैसे चुन सकती है? तो कुल मिला के अब रास्ता क्या है आपके पास अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं? ओवरनाइट जब पीटी इलेक्शंस हुए तो इन्होंने रूल ही चेंज कर दिए। इनफैक्ट मोहित जी ने तो बहुत ऐसे बोल दिया कि 1 हफ्ते पहले बताया गया, जबकि ये टोटल प्रोसीजर अनाउंसमेंट से लेकर और डिक्लेरेशन था, टोटल एक हफ्ते का काम हुआ था। पूरा एक हफ्ता लगा उसमें, जिसके अंदर की आपको नॉमिनेशन भी था, इलेक्शंस भी थे और उसका
डिक्लेरेशन भी था। उससे पहले इनका स्कूल का एक रूल चला आ रहा है, जब से ये स्कूल है, कि जो एक बार पीटीए बन जाता है उसको दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं, वो दोबारा पीटीए नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता था। लेकिन इस बार ओवरनाइट कब वो रूल चेंज हुआ, इनके जो फेवरेट पीटीए मेंबर्स थे उनको दोबारा से इलेक्शन लड़वा दिया गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी। और लास्ट में जब आप अपना वोट देते हैं उस समय उसके लिस्ट नज़र आती है, तब सब समझ में आता है कि वो सारे के सारे लोग, और ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनको जिन्होंने इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स थे जो खड़े हुए कहीं कुछ नहीं, और सारे उनको इन्होंने करवा करबू के जितवा दिया। और जो गूगल फॉर्म होता है उसकी जो शीट आती है वो इन्हीं के पास होती है। अगर कहीं भी आप जाएंगे, अगर वोटिंग होती है तो आपके जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं कि ठीक है जी, क्या आपका रिजल्ट आया है, उस समय देखने के लिए। कोई वो नहीं, बाद में आपने निकाल दिया कि जी ये लोग जीत गए हैं, ये लोग। कुल मिला के आप कह रहे हैं जो स्कूल चाह रहा है वही सारी चीज़ें हो रही हैं। एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल के अंदर आप बताइए 4 जगह मैं चेंज कर देता हूँ। जिसको जिताना है 15 नंबर यहाँ से उठाए, यहाँ जोड़ दिए, वो सब करा के इन्होंने जैसे भी अपने वो कर लिए। और ये जो चुने हुए पीटीए मेंबर्स हैं, इनके द्वारा स्कूल का एक एजेंडा चल रहा है कि जो पेरेंट्स जो फीस नहीं भर रहे उनके खिलाफ एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाया जाए कि ये जानबूझ के स्कूल के नेगेटिव में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने ही बंदे बिठा दिए उस पीटीए मेंबर्स में। पीटीए जो इलेक्शन हुए वहाँ तक आपकी बात पहुँची क्या? उनमें से कोई आप तक किसी ने बात करने की कोशिश की? हाँ, कहीं पर हम कभी भी ये मेंबर्स की जो बॉडी होती है, क्या ये लीगल है? पहला क्वेश्चन तो यही है। जब वो लीगल नहीं है तो उसका डिसीजन सबके ऊपर क्यों थोपा जाएगा? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जब आपका फ़ीस का मामला एडमिनिस्ट्रेशन में और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के और आपके बीच में है, तो उसके लिए आप आम पब्लिक को क्यों रगड़ रहे हो? आप बच्चों के नाम काट दोगे, बच्चों को थ्रेट कर दोगे, बाहर बैठ करके बाकी सब लोग देखते रहेंगे, हम शाम को आएंगे, शाम को पता लगेगा ये कहानी होगी। ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ आपकी बात रखनी है आप वहाँ रखो। आप लोगों को क्यों सफ़र करवा रहे हो? मतलब इसका मतलब ये है कि आप सड़क पे खड़े हो जाओ और वसूली कर लो। आप देख रहे हैं दिल्ली राजधानी का मामला है, और सबसे बड़ी बात आप सोचिए, भारत में ऐसी जगह है जहाँ मीडिया भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गांव देहातों की, वहाँ क्या हालत होगी जब राजधानी जैसी जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री जो बात करते हैं विकास की, और सबसे बड़ी चीज़ है कि विकासशील जो देश हैं आप उनका रेशो उठाइए शिक्षा का। आप बात तो कर लेते हैं अमेरिका की, आपने शिक्षा का रेशो उठाया है वहाँ का? देखिए ज़रा, वक्त मिले तो गूगल करिएगा तो पता लगेगा कि भारत और उसमें अंतर कितना है। और आप कहते हैं विकासशील बनेंगे हम। आप विकासशील कैसे बनेंगे जब ऐसी हालत होगी शिक्षा की? पेरेंट्स परेशान हैं, समाधान क्या निकलता है आने वाला वक्त बताएगा। जैसा पेरेंट्स की मैंने हर बात आपको सुनवाई, उनके आरोप हैं, क्या आरोप थे, सब कुछ आपके सामने है। अब हम मैनेजमेंट से बात करेंगे और मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे उनका क्या पक्ष है, क्योंकि हमारा मानना है कि दोनों पक्ष जनता देखे और फैसला करे कि मैनेजमेंट पे जो आरोप लगाए उन्होंने कितनी सत्यता है। अब इसका जवाब लेने चलते हैं मैनेजमेंट के पास, वो क्या कहता है, और एज इट इज़ हम आपको दिखाएंगे, आप तक पहुँचाएँगे। आप देखते रहें JNN न्यूज़। आइए मेरे साथ। उनके बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि हमारे सामने बच्चे अंदर आए, लेकिन हमने ये पूछा उनका, हो सकता है कि इस समय मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन बाद में बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार है। दोनों पे पूरा मामला क्या है, आप विस्तार से बताइए। प्रणाम। यस, आप लोग जब सब आए हैं पेरेंट्स के बुलाने पे, हम समझ रहे हैं इस समय। हालांकि बिफोर आई बिगिन एनीथिंग, आपकी मैं पहली बात का जवाब ये दे दूं कि हमें कोई ना खबर थी ना इल्म था कि हमारे स्कूल के बाहर आज मीडिया आने वाली है। ये सारी कहानी है क्या, मैं आपको वो एक संक्षेप में बता देती हूँ, ताकि उसके बाद आपको जो सवाल मिलते हैं शायद आपको जवाब यहीं से मिल जाएंगे। Salwan Public School, Mayur Vihar is an institution of high repute working under the aegis of Salwan Education Trust. Salwan Education Trust का नाम कुछ छोटा नाम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन 82 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे फाउंडर फादर जो हैं श्री पंडित गिरधारी लाल सलवान जी, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन पेशावर में बनाई थी बिफोर पार्टीशन, एंड उसी को कंटिन्यू इन्होंने किया था जब ये एज ए रिफ्यूजी इंडिया आए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एंड देन ही कंटिन्यूड। उनकी एक मुहिम थी एजुकेशन फॉर ऑल। उस मुहिम के तहत उन्होंने स्कूल्स दिल्ली में आकर खोले, जो हमारे सलवान स्कूल्स हैं राजेंद्र नगर में।
हमारे पास 8 स्कूल्स हैं आज की डेट में, और 2 स्कूल्स उसमें से हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी हैं, जो सबसे पहले पुराने टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे सर ने शुरू किए थे। एवर सिंस एक इस स्कूल का और इस स्कूल के इस ट्रस्ट का और इस ट्रस्ट के सारे स्कूल्स का एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट होती है हर एम्प्लॉय से, चाहे वो किसी भी पद पे कार्यरत क्यों ना हो, दैट वर्क विद इंटेग्रिटी, विद ट्रांसपेरेंसी एंड विद टोटल ऑनेस्टी एंड एथिक्स। हमारे स्कूल का जो है मोटो है, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। Every individual working in this institution works as service before self compliant individual, जहाँ हम अपना हित नहीं देखते। ये स्कूल बच्चों का है और बच्चों के लिए ही चलेगा। अब आप अगर फ़ीस पे हम सीधा बात करते हैं, 2015 साल ऐसा था जब हमारे को लास्ट फ़ी इस स्कूल में बढ़ाई गई थी। Since 2015-16 this school has been continuing on the fee structure of that is for the past 10 years now. The school continued with the structure of 2015-16. आप समझ सकते हैं कि इस दौरान पे कमीशंस भी आई, इस दौरान महंगाई भी बढ़ी, इस दौरान एनुअल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, स्कूल बढ़ता है, एंड वी आर नोन फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, जिस पे हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हाउएवर वी कंटिन्यूड ऑन दिस स्ट्रक्चर वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल वे वी कुड टिल 31 मार्च 2024। उस टाइम तक हम हर साल अपनी कंप्लायंस करते भी आए हैं, हमने फ़ीस बढ़ाई भी नहीं, और हमारे जितने भी फंड्स हमारे पास थे हमने उनको यूटिलाइज़ किया, एंड समहाउ वी सेल्ड थ्रू। Even in the year of in this year starting 24-25 this session, when our fee position or financial position had reached a state कि हम अपना अगर फीस ना बढ़ाते तो हम अक्टूबर 2024 के बाद ये स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता था, हमारे सारे फंड्स डिप्लीट हो जाते। ओवर द इयर्स जो हमने जितना भी कंप्लायंस किया है, दैट इज़ उस टाइम पे हमने कभी किसी पेरेंट से नहीं बोला कि हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आप हमें बढ़ा कर दीजिए, बिकॉज वी वर समहाउ मैनेजिंग टिल दिस टाइम वी रीच अ डायर स्ट्रेट्स वेयर आर मेयर सस्टेनेंस केम टू अ क्वेश्चन। To add on to this point, I would tell you why it comes to a question point. We are a purely compliant school when it comes to paying 7th pay commissions. Every employee is given 7th pay commissions. Every child who gets admission under EWS category, the free ship category, is provided free education until class 8th. There is 100% compliance from nursery till 8th of giving them free books and uniform. That said, I think that should be enough to tell you कि हम किस तरीके से अपनी ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं। जो हमारा फीस का प्रॉब्लम था वो भी हमने पेरेंट्स के सामने खुल के रखा है, नॉट केप्ट एनीथिंग टू आवरसेल्व्स। रिपीटेडली हमने मीटिंग्स की हैं, रिपीटेडली हमने मेल्स भेजी हैं, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हमने हमेशा ही पेरेंट्स को बताई है कि हम इस मुश्किल में आ गए हैं। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन 24-25 अगर हम 32% फीस ना बढ़ाते तो ये स्कूल नवंबर 24 ऑनवर्ड्स बंद हो जाता। मैम ये 2024 में बढ़ाई हुई, 2024 में हमने 32% बढ़ाई थी, और अगर हम जितनी हर साल फीस 5-10% जो पेरेंट्स बोलते हैं बढ़ाते रहते, अगर हम वो बढ़ाते चले जाते तो ये फीस का कंपोनेंट आज कहीं ज़्यादा 82-85% से ज़्यादा होता। जो आप 2015 से 2023 तक बढ़ा नहीं सकी, इसके पीछे आपने क्या लॉजिक रहा? आपने कहा थोड़ी बढ़ाते, क्या परेशानी आ रही? देखिए, हम हर साल अपनी स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन बाय 31 मार्च जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उनको भेजते रहे हैं बढ़ाने के लिए, बट हमारे पास DOE से अप्रूवल्स नहीं थे उनको बढ़ाने के, सो वी वर गोइंग विद दैट स्ट्रक्चर टिल द टाइम वी वर नॉट इन अ पोजिशन कि हम एक दिन भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते। इवन देन वी हैव सेंट आवर पेपर्स लास्ट ईयर एज वेल एज दिस ईयर कि हम कितनी फ़ीस हमको बढ़ानी बिल्कुल ज़रूरी और लाजमी है, वो पेपर्स भी हमने अपने टाइम पे अपने कंप्लायंस के साथ जमा कराए हैं। लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर वी हैड दिस थिंग, द जस्टिस हरिशंकर का जो एक रूलिंग आई थी 29 अप्रैल 2024 को, जिसके तहत हम प्राइवेट स्कूल्स को एक्चुअली ज़रूरत नहीं है DOE से परमिशन लेने की। That ruling is also effective since 24 April till date. However, we have still kept everything very transparent and very open with every parent. In every communication, we've explained everything to them.
32% की फ़ीस हमने जो पिछले साल बढ़ाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर पेरेंट्स। हमारे पास 100% कंप्लाइंस थी टिल द मंथ ऑफ February. Parents have agreed to the fact that the school needed to increase the fees, otherwise sustenance zero हो जाती, and they complied and really cooperated with us, and I'm very thankful. In fact, as a management, we are very thankful to them. Incidentally, then when they got the information for the increase of fee in 25-26, that fee of increase also was not an overnight decision. उसके लिए भी हमारी GBMs, हमारी PTAs, हमारी कम्युनिकेशन विद अदर पेरेंट्स, हमारे SMCs की रिपीटेड इमरजेंसी मीटिंग्स हुई हैं टू सी व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर दैट वी शुड इंक्रीज टू स्टे अफ्लोट. आई रिपीट, टू स्टे अफ्लोट, ताकि हम सस्टेन कर सकें. ऐसा ना हो कि कल को ये स्कूल फिर बंद होने की कगार पे आ जाए. इसको भी हमने बड़े खुलासे से पेरेंट्स को बताया है. कुछ पेरेंट्स, वेरी हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने इस बात को पॉजिटिवली नहीं लिया और मार्च के महीने में हमको इंस्टेड ऑफ 24-25 उन्होंने हमें फ़ीस तब से 2015-2016 के स्ट्रक्चर से देनी शुरू कर दी. 25-26 में कितनी इंक्रीज की? 25-26 में हमने 19% इंक्रीज़ की थी, एंड वो 19% भी आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स इनटू आवर operational functionality, which includes our development funds, our depreciation funds, our general funds, our annual funds, everything डालने के बाद भी, और वो भी उसके बावजूद भी at the end of the year हम नुकसान में ही हैं. So यानी कि आप जो बता रहे हैं कि आपने 2024-25 में 32% बढ़ाई और 19% आपने 25-26 किया. बिल्कुल. उसके बावजूद आप जो हैं हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं. उसके बाद भी हमारे पास कोई फंड्स नहीं बचेंगे साल के आखिर में भी. हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं. 50% बढ़ाने के बाद भी आपका काम नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा, सिर्फ सस्टेन हम किए जाएंगे. उसमें भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने, अब स्कूल है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं. हम उसको बहुत वे करके चल रहे हैं. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एज ऑन डेट हम कर रहे हैं. जो चीज़ हम पुश कर सकते हैं हम उसको पुश भी कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू सस्टेन थ्रू द फंड्स दैट वी हैव विद अस. ये जो अभी फीस आपने बढ़ाई, we also have been getting some grant from our education trust, and we are sustaining because of that. So state of finance and funds which are audited every single year, and audit compliance हमारी complete है, even of 24-25 सब में हमारा सब कुछ दिया हुआ है. ये जो दोनों बार फीस बढ़ी है, ये पेरेंट्स को बताकर पूरी सारी सिस्टम देखिए बता के बढ़ाई गई है? बिल्कुल बताकर बढ़ाई गई है. 32% की फ़ीस हमें लास्ट मिनट पे बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारा कुछ वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, जो नहीं आई थी. एंड देन हम जस्टिस हरिशंकर का एक रूलिंग भी आ गई थी. उसके बाद वो भी हमने पेरेंट्स को बताई थी, और हमने पूरा साल पेरेंट्स को कोई लेट फ़ी चार्ज नहीं की, क्योंकि हमें समझ में आता है कि 32% इंस्टेंटली वॉज अ बर्डन. हमें समझ में आती है, हम वी हैव अ ह्यूमन फेस. हम ये नहीं कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं हमको उनसे फीस लेनी है, हम सिर्फ अपना स्कूल ऑपरेशनल रखने का एक्शन में हैं. 32% है, उसको पेरेंट्स आराम से दे रहे हैं. 32%. उसके बाद भी बड़े हैंडफुल से हैं. आज की डेट में भी 91% पेरेंट कंप्लाई कर रहा है 25-26 का स्ट्रक्चर जो स्कूल ने सेट किया है. ये सिर्फ 8 से 9% पेरेंट्स ऐसे हैं. मेरे पास 100, मेरे पास आप मान के चलिए 115 बच्चे के करीब ऐसा होगा, 115-116 जो पुराने से दे रहे हैं, उसमें से कुछ 24-25 से भी दे रहे हैं. 19% बढ़िया, उस हिसाब से भी दे रहे हैं. 90%, 19 के हिसाब से 91% पेरेंट पे कर रहा है. हमारे पास कंप्लायंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक्सेप्ट फॉर दीज हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स. सारी बातें अगर ठीक है तो आपने इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिश की? पेरेंट्स जो बहुत नाराज हैं उनकी नाराजगी बहुत दूर बार करके? देखिए, हमने इन पेरेंट्स को कम से कम 3 से 4 बार हमने इनको पर्सनल मीटिंग्स के लिए खुद बुलाया. ये पेरेंट्स ने हमसे कोई बात नहीं की. ये पेरेंट्स DOE में जाकर शिकायत करते रहे. फिर भी हमने इनको खुद बुलाया. खुद बुलाकर हमने इनसे लंबी चौड़ी मीटिंग्स करके, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि बाकी स्कूल्स का पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल ने पेरेंट्स के सामने स्कूल का एक एक पैसा खुलासा करके बताया कि कितना पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और हो गया है. ट्रांसपोर्ट फीस हमने बढ़ाई नहीं, हम वहाँ भी थोड़े से नुकसान में हैं, लेकिन उसको हम नुकसान उसका भी झेल रहे हैं. 2 साल से हमने ट्रांसपोर्ट फीस नहीं बढ़ाई है. दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है.
हाँ जी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले समय जब कुछ 6-7 महीने पहले ज़्यादा ही विवाद आया, कई स्कूलों को सीज भी किया गया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने 8 अगस्त को इसी बार एक जो है बिल पास दिल्ली जो है क्या नाम स्कूल एजुकेशन को लेकर के रेगुलेटरी बिल, तमाम फिक्सेशन वगैरह की बात। ये तो इसको आपने पूरा समझ ही लिया होगा क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का मामला है। इसमें बच्चों के हरेसमेंट को लेकर भी बात है। तो हमारा जो कंसर्न है वो यही है, मेन चीज बच्चों को लेकर। हमारे पास जब हमने बात की पहले से, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास फ़ोन पर उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग हमें दी कि हमसे बहुत ही मिसबिहेव करके बात की, धमकी दी गई। और उन्हें एक कंसर्न उनका भी ये है कि कहीं ये बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ स्कूल में कुछ ऐसा ना हो जाके साइकोलॉजिकली या मेंटली वो लोग बच्चों को कोई फर्क पड़े। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप लोगों ने इसके लिए क्या सोच रखा है? ऐसा आपका है, क्या समझ है? उनका सोचना गलत है या उनकी ये भ्रम या डर गलत है या आपने? जब एक बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं ना, तो आप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी एक स्कूल को सौंपते हैं, एक ट्रस्ट के साथ, उस एक फेथ के साथ। और ये हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस फेथ और ट्रस्ट को बरकरार रखें। इनकी जो भी इनका मुद्दा शुरू हुआ फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेकर अगस्त आ गया, इन्हीं के बच्चे हर अपॉर्चुनिटी इनको दी जाती है, बाकायदा क्लासेस में ये लोग बैठते हैं, स्टूडेंट काउंसिल का ये हिस्सा हैं। हमने कभी भी बच्चे को इस नज़रिए से देखा ही नहीं कि ये एजिटेटिंग पेरेंट का बच्चा है या ये कंप्लायंस का है। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी इसमें, ये बात हम बच्चों के सामने कभी आने ही नहीं देते हैं। हमारी कहानी पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए। बच्चे पे कभी ना नुकसान हमने किया है ना करेंगे। बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना, हंसता खेलता बच्चा आता है, हंसता खेलता जाता है। एक बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे ये है, वो ही सवाल है, क्योंकि हम जितनी भी वार्ता कर लें, हम इसकी न्यूज़ बना लें, हम इसको पूरा दिखा दें कि ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन हम बतौर मीडिया ये भी चाहते हैं कि हल की तरफ जाए। तो क्या अब चूंकि अब जो विवाद बढ़ा तो कहीं ना कहीं आपके बीच में तलखी ना बढ़ जाए? वो बुलाए हैं, वो भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग बुलाए हैं। बिल्कुल उनको लगता हो कि मीडिया में आवाज़ उठाने से हमारा हो जाए, और ये होता भी है, ये हम लोग इसीलिए खड़े हैं। आपका पक्ष भी हमने किया कि वास्तविकता उनके पास भी जाए और बीच का रास्ता निकले। तो अब अगला कदम आपका क्या है कि ये जो चीज़ है सब कुछ मतलब कोई बीच का रास्ता ऐसा? देखिए, हम इनको महीनों से रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं। आपने अभी एक बात की कि एक बिल अभी जो निकला है और जो निकलना ही है वो ठीक है, वो जैसे ही जो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशन जैसे होगा, हमने पेरेंट्स से ये भी बताया था। लास्ट मीटिंग हमारी इन्हीं ग्रुप ऑफ पेरेंट्स से 11 अगस्त को इसी ऑफिस में भी हुई थी और हमने बुलाया था, वो नहीं चल कर आए थे। हमने कहा था या आ जाइए और आके हमसे बात करिए। और ये पहली मीटिंग नहीं थी, इससे पहले कई मीटिंग्स हम इनको कर चुके हैं और सेम चीज़ें हम उनको समझाते हैं। इन्होंने हमें बोला हमें स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम डीओई से है कि फ़ीस क्यों नहीं बढ़ रही है। और हमने इनसे ये बोला, देखिए जो भी गवर्नमेंट इस समय निकाल रही है, जो भी रूलिंग है, जो भी आपके प्रोविजंस निकलेंगे, हम सब उसको हम कंप्लायंट हैं। जो गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोल दी वो गवर्नमेंट की जब इम्प्लीमेंट होगी वो सबके लिए इक्वली इम्प्लीमेंट होगी। तब तक अगर हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा हम उसको मिलकर सब स्टेप लेंगे। तब तक आप हमारे साथ चलिए, हमारी मुश्किल समझिए। हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी थी। हमने अभी भी उनको यही बोला है, लास्ट जो हमने उनको मेल कल रात को भी की है कि प्लीज़ हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति समझिए, फाइनेंशियल पोजीशन समझकर प्लीज़ हमारी फ़ी पे कीजिए। हम आपको कुछ और दिनों की मोहलत देना चाहते हैं ताकि आप हमारी बात समझ सकें। खत्म करने से पहले आपका सवाल ले लीजिएगा। मेरी जो मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि आपकी ये वार्ता चलती रहेगी, लेकिन बच्चों को इससे दूर रखा जाएगा। फिलहाल ये चीज़ देखिए, बात चलती रहेगी, बात और हल की तरफ निकालने का प्रयास करें। हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस स्कूल को अपना स्कूल समझिए। ये आपके बच्चे का स्कूल है, आपके बच्चे का भविष्य यहाँ से बनता है। और अगर आपने बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं तो फिर स्कूल चलना भी चाहिए ना। किसी स्थिति में आ गए कि हम ना चला पाएँ तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2025 लॉ के अकॉर्डिंग अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, जो पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं बड़ी भी फीस देने के, क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर वहाँ से कुछ परसेंटेज कम करने को आपको कहा जाए तो आप उन्हें फीस वापस करेंगे? देखिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं देने के। देखिए, अभी मैंने आपको ये बोला, हम एक कंप्लायंट स्कूल हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही चाल चलते हैं। जो भी वहाँ से प्रोविज़न आएगा
आफ्टर वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, वंस वी गेट इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्लीमेंट, जो भी प्रोविजंस होंगे सारे स्कूल्स के लिए बराबर है, हम भी उसका हिस्सा करेंगे। तो कुल मिला के बच्चों पे जैसा कि पूछा उन्होंने, बच्चे आते रहेंगे, स्कूल आते रहेंगे, बच्चे जब तक ये समाधान ना निकले। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, महीनों से आ रहे हैं, इससे आगे आप मुझसे क्या बोलना चाह रहे हैं? बच्चा अभी भी स्कूल में बैठा है। मतलब मैं सिर्फ इतना जान रहा हूँ पेरेंट्स ताकि ठीक से आराम कर पाए। देखिए पेरेंट्स को हम बार बार ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चे, हमारी लड़ाई बच्चे से नहीं है, हमारी लड़ाई इन पेरेंट्स से भी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है कोई। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, बस इसके बाद में आपको और क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद।